ने हंसते हुए कहा था, साइन कर दो वरना भीख मांगोगी। लेकिन जब जज ने वह पीली फाइल खोली तो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन अदालत का कमरा खचाखच भरा नहीं था, लेकिन जो सन्नाटा वहां था वो किसी तूफान से कम नहीं था। एक तरफ मेरे पति राजीव खन्ना, शहर के जाने माने बिजनेसमैन, अपनी महंगी घड़ी और उससे भी महंगे वकील के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ मैं सुधा, एक साधारण साड़ी में, बिना किसी मेकअप के, बस आंखों में 25 साल के उस रिश्ते का बोझ लिए जो आज कागज के कुछ टुकड़ों पर दम तोड़ रहा था। राजीव की आंखों में जीत की चमक थी। उन्हें यकीन था कि यह अनपढ़ औरत, जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित रखा, वो आज उनका मुकाबला कैसे करेगी। उनका बेटा, मेरा बेटा राहुल, भी पिता के साथ खड़ा था। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। शायद उसे शर्म आ रही थी कि उसकी माँ इतनी साधारण है, या शायद उसे पिता की दौलत माँ के प्यार से ज़्यादा बड़ी लग रही थी। राजीव के वकील ने जज साहब के सामने फाइल रखते हुए कहा, जज साहब, यह एक आपसी सहमति से हो रहा तलाक है। मिस्टर खन्ना बहुत उदार है। वो अपनी पत्नी को शहर की बाहरी इलाके वाला एक बेडरूम का फ्लैट और महीने के 15,000 रुपये देने को तैयार है। श्रीमती सुधा को बस यहाँ हस्ताक्षर करने हैं। राजीव ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में, जो सिर्फ मैं सुन पा सकूं, फुसफुसाए, चुपचाप साइन कर दो सुधा, वरना बुढ़ापे में दवाइयों के लिए भी तरस जाओगी। तुम्हारी औकात इसी ऑफर के लायक है। मेरे कानों में वो शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरे, लेकिन मैंने अपना सिर नहीं झुकाया। मैंने अपनी झुर्रियों वाले हाथों से अपने पर्स को पकड़कर कसकर पकड़ा। उस पर्स में एक पुरानी पीली पड़ चुकी फाइल थी, वो फाइल जिसके बारे में राजू तो क्या, मैंने खुद भी सालों से नहीं सोचा था। आज की कहानी सिर्फ एक तलाक की नहीं है, यह कहानी है उस भ्रम की जो इंसान को लगता है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, रिश्ते भी और वफादारी भी। और यह कहानी है एक औरत के स्वाभिमान की, जो जब जागता है तो बड़े बड़े महलों की नींव हिला देता है। कहानी शुरू हुई थी 6 महीने पहले। हमारी शादी की 25वीं सालगिरह थी। मैंने सोचा था राजीव घर पर जल्दी आएंगे। मैंने उनकी पसंद की खीर बनाई थी। बेटा राहुल भी घर पर था। लेकिन शाम को राजीव अकेले नहीं आया, उनके साथ उनकी नई बिजनेस पार्टनर नताशा भी थी। नताशा उम्र में उनसे आधी थी, लेकिन उसके बात करके का तरीका ऐसा था जैसे वो इस घर की मालकिन हो। राजू ने सोफे पर बैठते ही बिना किसी भूमिका के कहा, सुधा, अब नाटक बहुत हुआ। मैं और नताशा शादी करना चाहते हैं। हमारा स्टेटस हमारा स्टैंडर्ड मैच करता है। तुम मेरे साथ अब फिट नहीं बैठती। समाज में लोग हंसते हैं कि राजीव खन्ना की बीवी को अंग्रेजी का एक वाक्य बोलना नहीं आता। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया, कांच बिखर गया, बिल्कुल मेरे भरोसे की तरह। मैंने राहुल की तरफ देखा। मुझे लगा मेरा बेटा तो बोलेगा, लेकिन राहुल ने नज़रें चुरा ली। उसने कहा, माँ, डैडी सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकल बनो। बिजनेस वर्ल्ड में इमेज बहुत मायने रखती है। आप डैड की ग्रोथ रोक रही हो। उस रात मुझे समझ आ गया कि मैं इस घर में पत्नी या माँ नहीं थी। मैं बस एक पुरानी फर्नीचर थी जिसे अब बदल कर नया इंटीरियर लाने की तैयारी हो रही थी। राजीव ने मुझे 1 महीने का वक्त दिया था। चुपचाप मान जाओगी तो कुछ मिल जाएगा, वरना कोर्ट में घसीटूंगा तो वकीलों की फीस में ही बिक जाओगी। यह सुनकर मैं पूरी रात रोई, लेकिन सुबह होते होते आंसू सूख चुके थे। जब अपने ही खून ने धोखा दिया हो तो इंसान कमज़ोर नहीं पड़ता, वो पत्थर हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में वफादारी सबसे बड़ी दौलत है और उसे तोड़ने वालों को सबक मिलना चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो हुआ वो उस हर इंसान के लिए एक सीख है जो दूसरों को कमज़ोर समझता है। अगले कुछ दिन मैंने वकीलों के चक्कर काटे। हर वकील राजीव खन्ना का नाम सुनकर पीछे हट जाता। कोई कहता, बहन जी, वो बहुत बड़े आदमी है, समझौता कर लो। कोई कहता, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने उनकी दौलत में कोई योगदान दिया है। मैं टूट चुकी थी। तभी मुझे मेरे बाबूजी ने पुराने मित्र शास्त्री काका याद आए। वो वकालत छोड़ चुके थे, गांव में रहते थे। मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। शास्त्री काका ने सब सुना और फिर पूछा, सुधा, तेरे बाबूजी ने शादी के वक्त तुझे कुछ कागज दिए थे, वो पुराना संदूक याद है? मुझे याद आया। शादी के वक्त मेरे पिता ने एक जमीन का टुकड़ा मेरे नाम किया था। वो बंजर जमीन थी, शहर से दूर। राजू ने शादी के बाद उस जमीन पर अपनी वह पहली फैक्ट्री डाली थी। वो हमेशा कहते थे, यह मेरा लकी चार्म है। लेकिन इतने सालों में उस फैक्ट्री के कागजों का क्या हुआ मुझे कभी पता नहीं चला। मैं घर लौटी और पुराने संदूक को खंगाला। सबसे नीचे कपड़ों के बीच वो पीली फाइल मिली। मैंने काका को वो फाइल दिखाई। काका ने चश्मा ठीक किया, पन्ने पलटे, और फिर उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने कहा, सुधा, राजू ने व्यापार तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन अपनी नींव देखना भूल गया। तो चिंता मत कर, अब कोर्ट में हम बोलेंगे नहीं, बस एक कागज बोलेगा। तारीखें पढ़ती रही। राजू हर तारीख पर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते। वो मेरे सीधेपन का मजाक उड़ाते। जज साहब, यह औरत तो बैंक का चेक भरना नहीं जानती है, क्या दलील देगी? और आज वो आखिरी दिन था। राजीव को पूरा यकीन था कि मैं हार मान चुकी हूँ। जज साहब ने जब राजीव के वकील की बात सुनी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। श्रीमती सुधा, क्या आप इस समझौते से खुश हैं? क्या आपको कुछ कहना है? मैं अपनी जगह से उठी। मेरे पैर नहीं कांप रहे थे। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और शांत आवाज में कहा, जज साहब,
मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे बिजनेस की बातें भी नहीं आती। मेरे पति सही कहते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ आती है, अपने पिता का दिया हुआ आशीर्वाद संभालना। राजीव जोर से हंसे। आशीर्वाद से पेट नहीं भरता सुधा, साइन करो और ख़त्म करो। मैंने उनकी हंसी को अनसुना करते हुए वो पीली फाइल अपने वकील शास्त्री काका के जूनियर के हाथ में दी। वकील ने वो फाइल जज साहब के सामने रखी और कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल के पति तलाक चाहते हैं, हमें मंजूर है। वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, हमें वो भी मंजूर है। लेकिन संपत्ति का बंटवारा करने से पहले हम एक छोटी सी हकीकत कोर्ट को बताना चाहते हैं। जज साहब ने फाइल खोली। उसमें 1995 का एक रजिस्टर्ड डीड था। वकील के आगे कहा, मिस्टर राजीव खन्ना की जो मुख्य फैक्ट्री है, खन्ना टेक्सटाइल्स, जिस ज़मीन पर खड़ी है, वो ज़मीन खसरा नंबर 402 आज भी श्रीमती सुधा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजीव ने जी ने उस पर बिल्डिंग बनाई, मशीनें लगाई, लेकिन ज़मीन की मालकिन आज भी सुधा जी हैं और लीज़ एग्रीमेंट 5 साल पहले ख़त्म हो चुका है, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राजीव के चेहरे से रंग उड़ गया। वो अपने वकील की तरफ झुके। यह क्या बकवास है, मैंने उस पर करोड़ों लगाए हैं। उनके वकील ने पसीना पोंछते हुए कहा, सर, अगर ज़मीन पत्नी के नाम है और कोई वैलिड रेंट एग्रीमेंट या लीज़ नहीं है तो कानूनन उस ज़मीन पर नया बना ढांचा अवैध कब्जे की श्रेणी में आ सकता है, या फिर आपको आज की बाजार दर से पिछले 5 साल का किराया और हर्जाना देना होगा। जज साहब ने चश्मा नीचे करके राजीव की तरफ देखा। मिस्टर खन्ना, क्या आप जानते हैं जिस फैक्ट्री के दम पर आप अपनी पत्नी को 15,000 महीना देने की बात कर रहे हैं, उस फैक्ट्री की ज़मीन की मालकिन वो खुद है? राजीव का मुंह खुला का खुला रह गया। वो फैक्ट्री उनका दिल थी, उनकी सारी कमाई का जरिया। अगर वो ज़मीन हाथ से गई तो उनका पूरा एम्पायर ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा। नताशा जो पीछे बैठी थी, यह सुनते ही उठकर बाहर जाने लगी। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। नताशा, रुको। लेकिन वो नहीं रुकी। डूबते जहाज से सबसे पहले मतलबी लोग ही भागते हैं। मेरा बेटा राहुल, जो अब तक पिता के साथ अकड़ अकड़ खड़ा था, धीरे से मेरी तरफ खिसका। माँ, क्या यह सच है? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार एक माँ की ममता से नहीं, एक औरत के स्वाभिमान ने जवाब दिया, हाँ बेटा, सच है। वह ज़मीन जिसे तुम और तुम्हारे पिता बेकार समझते थे, आज उसी ने मेरी लाज रखी है। जज साहब ने राजीव से कहा, अब आप बताइए मिस्टर खन्ना, क्या आप अभी 15,000 वाले ऑफर पर कायम हैं, या हम सुधा जी को यह अधिकार दे दें कि वो अपनी ज़मीन खाली करवा ले? राजीव, जो 10 मिनट पहले शेर बने हुए थे, भींगी बिल्ली की तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुधा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो फैक्ट्री बंद हो गई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मैं तलाक नहीं चाहता, हम सब ठीक कर लेंगे। मैंने उनकी आंखों में देखा, वह प्यार नहीं था, वह वहाँ सिर्फ अपने पैसे खोने का डर था। मैंने गहरी सांस ली। राजीव, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए और मुझे वो खोखला रिश्ता भी नहीं चाहिए। फैक्ट्री तुम रख लो, लेकिन एक शर्त पर। राजीव ने जल्दी से कहा, क्या? जो मांगोगी वो दूंगा, आधा हिस्सा, पूरा घर? मैंने कहा, नहीं, मुझे आज की तारीख में उस फैक्ट्री की ज़मीन की जो बाजार कीमत है, उसका पूरा पैसा मेरे अकाउंट में चाहिए। और राहुल? राहुल ने उम्मीद से मेरी तरफ देखा। राहुल अपनी मर्जी का मालिक है। अगर वो तुम्हारे बिजनेस और पैसे के साथ रहना चाहता है तो रहे, लेकिन अगर वो मेरे साथ आना चाहता है तो उसे यह सब छोड़कर आना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वो मेरा बेटा है, तुम्हारी दौलत का वारिस नहीं। राजू के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे मेरी शर्त माननी पड़ी। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजू मुझे बाजार भाव के हिसाब से एक बड़ी रकम एक मुश्त अदा करेंगे। कोर्ट के बाहर जब मैं निकली तो हवा में एक अलग सी ताजगी थी। मुझे नहीं पता था कि राहुल मेरे पीछे आएगा या नहीं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, माँ। मैं रुकी। राहुल दौड़ता हुआ आया और मेरे पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं पिता की चमक दमक में अंधा हो गया था। मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा मना लो। मैंने उसे उठाया और गले लगाया। उस दिन मैंने सिर्फ एक केस नहीं जीता था, मैंने अपनी खोई हुई पहचान वापस पाई थी। राजीव दूर खड़े अपनी महंगी गाड़ी के पास अकेले थे। नसाता जा चुकी थी, बेटा जा चुका था, पत्नी जा चुकी थी। उनके पास सिर्फ उनकी फैक्ट्री थी, लेकिन उसे चलाने का सुकून अब उनके पास कभी नहीं होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी, खास तौर पर अपने घर की लक्ष्मी को, कभी कमज़ोर या बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। कागज़ के टुकड़े सिर्फ ज़मीन नहीं मापते, वो कई बार इंसान की असली औकात भी नाप देते हैं। राजीव ने सोचा था कि वो मुझे कुचल देंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि नींव की ईंट दिखाई नहीं देती, पर अगर वो हिल जाए तो पूरी इमारत गिर जाती है। अब इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सुधा ने राजीव को माफ़ न करके सही किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन भी दबा दें। मैं आपका दोस्त फिर मिलूंगा एक और जज्बातों से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और उनका सम्मान करें। जय हिंद।